हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज को स्टडी कराने वाला हूं आज। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले मैंने दो पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है, जिसको बहुत अच्छे से एनिमेशन के फॉर्म में हमने कवर किया है, ताकि आपको चैप्टर का बेसिक आइडिया बहुत ही आसानी से मिल सके। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को अभी तक नहीं देखा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सी चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 एंड 2 फर्स्ट, जिससे आपको ये पार्ट 3 को समझने में बहुत ही आसानी होगी। बच्चों, एक और चीज़, आपको आराध्या क्लासेस में से कुमार का दर्पण मिला हुआ है। अब मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि कुमार के दर्पण में से ही कंटेंट को मैक्सिमम चलाता चलूँ और उसको और भी इजी वे में आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक कवर कर लिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 152 कुमार दर्पण से आगे कराऊंगा। आप सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स having z is greater than 100। तो देखो बच्चों, यहां पर हम उन एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं जिनका एटॉमिक नंबर z 100 से ज्यादा है। तो आंसर में लिखेंगे कि ओल्ड मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर जो है दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओल्ड मेथड जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अभी जो साइंटिस्ट का नेम होता है उसके बेसिस पर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, बट इस मेथड में देयर आर सम प्रॉब्लम्स। इस मेथड में क्या प्रॉब्लम्स है, आइए समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स, खास करके एलिमेंट्स जिनका 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, दे आर अनस्टेबल। दे आर अनस्टेबल। अनस्टेबल हैं तो क्या होगा, अवेलेबल इन लेस क्वांटिटीज। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। ये कभी कभी एटम्स, कुछ एटम्स की क्वांटिटी तक ही अवेलेबल होते हैं। समटाइम्स ओनली एटम्स, समटाइम्स ओनली कुछ एटम्स ही इसके मिलते हैं। सीधी सी बात है, अगर इतने कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो इसका जो रिसर्च है वो बहुत ही स्पेसिफिक लैब में किया जाता होगा। इसका जो रिसर्च है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक लैब के अंदर स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किया जाता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट्स जो है दे आर वेरी कीन टू हैव द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी। इनको अब क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी चाहने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। जो भी साइंटिस्ट इन एलिमेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इनके नेम का क्रेडिट हासिल करने के लिए। कभी कभी तो ये नेम का क्रेडिट हासिल करने का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि उस एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करे उसके पहले ही एलिमेंट का नेम का क्रेडिट लेने का प्रोसीजर जो है वो चालू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एलिमेंट z इज इक्वल टू 104, फॉर एलिमेंट z इज इक्वल टू 104, दो लोगों ने इसका क्रेडिट जो है वो हासिल करने का ट्राई किया था। पहला है अमेरिका और दूसरा है सोवियत यूनियन। इन दोनों ही कंट्रीज ने z इज इक्वल टू 104 वाले एलिमेंट का क्रेडिट लेने का ट्राई किया था। अमेरिका ने इसका नाम अपने साइंटिस्ट रूथरफोर्ड पर से लेने का ट्राई किया, रूथरफोर्डियम। और सोवियत यूनियन ने इसका नाम जो है
वो लेने का ट्राई किया था, करचैटियम। ठीक है, चैट करने के लिए बोल रहे होंगे इसीलिए बोला करचैटियम। तो इस तरीके की डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए IUPAC ने, अब आपको 11th स्टैंडर्ड में 2 चैप्टर खत्म करने के बाद इतना पता होना चाहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC ने इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है जो इनका टेम्पररी नेम जो है उसको अवेल करवाता है। IUPAC ने इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया है जिसमें हर एलिमेंट को एक टेम्पररी नेम दिया जाता है। ये टेम्पररी नेम तब तक दिया जाता है until the name is not announced by IUPAC, until the name is not announced by IUPAC। जब तक IUPAC इसका नेम अनाउंस नहीं करती है तब तक इसका नेम जो है वो एक टेम्पररी मेथड की मदद से दिया जाता है। आप सब लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि सर बताओ वो टेम्पररी मेथड कौन सी है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि ये टेम्पररी मेथड क्या है। बेसिकली इस मेथड के अंदर हर डिजिट को एक वर्ड रूट दिया जाता है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में डिजिट्स होंगे, 100 से ज्यादा है मतलब सीधी सी बात है 3 डिजिट होंगे। उन हर डिजिट को एक वर्ड रूट दिया जाता है। वर्ड रूट दिया जाता है। पहले डिजिट और वर्ड रूट के बारे में समझ लेते हैं। डिजिट जो है वो टोटल 9 हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 9 डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो वर्ड रूट होगा 0 का वो हो जाएगा नील, 1 का हो जाएगा अन। ठीक है, इसका सिंबल भी साथ साथ में लिख देते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा सिंबल। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा सिंबल। तो इसका जो सिंबल है उसको एन दिया जाता है, अन का जो सिंबल है उसको यू दिया जाता है। ठीक है, 2 का जो सिंबल, 2 का जो वर्ड रूट है वो है बाय, सिंबल है इसका बी। ठीक है, चलो स्मॉल ही लिख देते हैं, सबको स्मॉल ही लिखा जाता है। तो इसका सिंबल हो जाएगा एन, इसका यू, इसका बी। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो है ट्राई, या वर्ड रूट जो है वो है ट्राई और सिंबल टी है। 4 के लिए जो वर्ड रूट है वो क्वाड है और इसका सिंबल है क्यू। 5 के लिए ये पेंट है और सिंबल है पी। 6 के लिए हेक्स है और सिंबल एच। 7 को हम जनरली गलती से हेक्स के बाद हेप्ट लिख देते हैं, लेकिन यहां पर वो सेप्ट है, सेप्ट एस। 8 को वही नाम दिया जाता है ऑक्ट, ओ। और 9 को नॉन नाम नहीं दिया जाता है, जनरली ENN नाम दिया जाता है, इन, और इसका सिंबल जो है वो ई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या किया जाता है, हर नंबर के डिजिट के हिसाब से, हर नंबर के डिजिट के हिसाब से वर्ड रूट अरेंज किया जाता है और उसके बाद लास्ट में IUM लगा दिया जाता है। हर नंबर के हिसाब से एक डिजिट असाइन किया जाता है और उसके बाद हर नंबर के पीछे IUM लगा दिया जाता है। चलो देखते हैं कैसे। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला, नेम के पीछे वर्ड रूट जो है वो, वर्ड रूट जो है वो किसके बेसिस पे दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिजिट, अकॉर्डिंग टू डिजिट इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से डिजिट दिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर IUM, EM सफिक्स ऐड कर दिया जाता है, सफिक्स ऐड कर दिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं तो एकदम आपको चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल जो है वो आपका 106 लेते हैं। सपोज कि मैं 103 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 103, क्योंकि 106 को आगे हम NCERT की एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। 103, तो देखो बच्चों 1 के हिसाब से आप वहां से वर्ड रूट क्या लेंगे,
तो बड़ी सिंपल सी बात है, अन। इसका वर्ड रूट लिया जाएगा अन। चलो मैं स्मॉल में लिख देता हूं, अन। इसका वर्ड रूट लिया जाएगा नील। इसका जो वर्ड रूट है वो लिया जाएगा नील, और इसका जो वर्ड रूट है उसको लिया जाएगा ट्राई। ठीक है, अन, नील, ट्राई। अब क्या करो, इन सब को कंबाइन कर दो, इन सबको कंबाइन कर दो, अन, नील, ट्राई, और उसके बाद लास्ट में लगा दो IUM सफिक्स। तो फाइनल नेम क्या हो जाएगा इसका, अन, नील, ट्राइयम। दो बार आई आया इसलिए एक बार उसको हटा देते हैं। इसका नाम जो है वो हो जाएगा अन, नील, ट्राइयम। और अगर आपको सिंबल लिखना है, देखो बच्चों यहाँ पर पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जब भी आप IUPAC नाम लिखो तब तो वो जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, अन, नील, ट्राइयम। और उसका सिंबल लिखना है तो देखो इसका सिंबल, फर्स्ट का सिंबल क्या था, U। क्योंकि आप फर्स्ट लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर नेमिंग में U कैपिटल लिखोगे। उसके बाद 0 का सिंबल क्या था, N। उसके बाद 3 का सिंबल क्या था, T। तो इसका सिंबल जो है वो हो जाएगा UNT, और नाम जो है वो हो जाएगा अन, नील, ट्राइयम। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप पूछोगे सर ये टेम्पररी मेथड है, अगर इसका नाम डिसाइड हो जाए फिर क्या करेंगे? तो उसके बाद वंस IUPAC announce the permanent name, this method is removed। इस मेथड को हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्लियर हुआ? अब समझो IUPAC नाम कैसे अनाउंस करती है। तो IUPAC की जो काउंसिल होती है उसमें हर कंट्री का मेंबर प्रेजेंट होता है। वो हर नए एलिमेंट डिस्कवर्ड के लिए अपना वोटिंग करता है, और इस वोटिंग के बेसिस पर IUPAC जो है उसको अपना ऑफिशियल नेम दे देती है जिस भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है या जिस भी कंट्री को उस एलिमेंट का डिस्कवरी लेना है उसके बेसिस पर। क्लियर हुआ? तो जब तक ये नाम जो है वो नहीं डिस्कवर होते हैं तब तक इसी मेथड को हम फॉलो करते हैं। आइए मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आपको इसके IUPAC नेम सिंबल के साथ मुझे बताने हैं। आई होप अभी जो मैंने पढ़ा है वो आप सबको एकदम क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। अभी हम एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 100 से ज्यादा है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 1 नंबर का 105। तो एक मैं करवाता हूं, बाकी के 2 आपको खुद से करने हैं। 105 में क्या होगा, यहां पर 1 मतलब क्या हो जाएगा, अन। 1 मतलब आप क्या लिखोगे, अन। ठीक है। 0 का क्या लिखोगे, नील। 5 का क्या लिखोगे, पेंट। तो इसका जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अन, नील, पेंटियम। समझ में आया? क्योंकि आपको लास्ट में U जो है, IUM जो है वो सफिक्स के फॉर्म में रखना है। और अगर आपको इसका IUPAC सिंबल लिखना हो तो वो हो जाएगा 1 का U, 0 का N और पेंट का P। तो इसका सिंबल जो है वो हो जाएगा UNP। क्या आप सब लोगों को मेरी बात क्लियरली समझ में आई? चलो डन। अब हम दूसरे एलिमेंट्स को समझते हैं, या दूसरे एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, वो है 107। तीसरा है 111। उसके बाद चौथा है 101। आपको इन 3 एलिमेंट्स के नेम इस IUPAC मेथड की मदद से लिख करके अपनी नोटबुक में चेक करना है कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा कहता है कि 120 वाले एलिमेंट का IUPAC नेम और सिंबल क्या होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का है, पेज नंबर 152 के ऊपर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अंदर ऐसा पूछा है कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर Z जो है वो 120 है। एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है, एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर Z जो है वो 120 है। इसका IUPAC नेम और सिंबल बताओ। तो बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो कि 1 उसको लिखोगे अन,
2 मतलब कि वो होगा बाई, 0 मतलब उसका होगा नील। तो नाम क्या हो गया? अन, यू कैपिटल होगा। चलो मैं इसको अलग मार्कर से लिख देता हूं तो आपको एकदम क्लियरली लाइट हो जाए कि यू कैपिटल है। अन बाय नील, फिर आ जाएगा पीछे IUM, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा अन बाय नीलियम। क्लियर हुआ? अगर आपको सिंबल लिखना है तो सिंबल में क्या लिखोगे बच्चा लोग? तो इसको पहले यू को कैपिटल लिख दो, यू को कैपिटल लिख दो। 2 के लिए सिंबल क्या है? तो बाय मतलब कि सिंबल जो है वो बी है। 0 के लिए नील मतलब सिंबल जो है वो एन है। तो इसका जो IUPAC सिंबल हो जाएगा वो हो जाएगा UBN। क्लियर हुआ? चलो डन, बढ़ते हैं आगे। उसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखो। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 106। आप इसका IUPAC नेम और सिंबल बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं होमवर्क। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, विच इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम यहाँ पर पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियड्स हैं उनके एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन हमें डिस्कस करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, एलिमेंट्स इन पीरियड्स। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो यहां पर हमें उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखना है जो पीरियड्स में है। देखो बच्चों, यहां पर मैं आपका प्रिंसिपल शेल का वैल्यू लिख देता हूं। प्रिंसिपल शेल, यहां पर मैं प्रिंसिपल शेल को लिख देता हूं जो होता है n। जिन लोगों को प्रिंसिपल शेल के बारे में नहीं पता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये आपका सेंट्रल पार्ट है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। ये सेंट्रल पार्ट है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है वो रिसाइडेड है। और इसके आसपास सर्कुलर पाथ में, इसके आसपास सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता रहता है, रेड पार्ट, उसको आप प्रिंसिपल शेल बोलते हो। न्यूक्लियस से सबसे पहली जो प्रिंसिपल शेल है वो 1 नंबर की है जिसको K से भी बोला जाता है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से चलता रहेगा। ये आपकी 2nd नंबर की शेल है। इसके बाद आप देखो तो ये आपकी 3rd नंबर की शेल है। इसको आप n = 1 से दिखाते हो या फिर आप इसको K शेल बोलते हो, इसको आप K शेल बोलते हो। ठीक है, इसको आप n = 2 से दिखाते हो या कभी कभी इसको L शेल से दिखाया जाता है। इसको n = 3 या तो कभी कभी M शेल बोला जाता है। इस तरीके से आगे चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपका प्रिंसिपल शेल का वैल्यू लिख दिया है। यहां पर हमने प्रिंसिपल शेल का जो वैल्यू है उसको लिख दिया है। अब प्रिंसिपल शेल का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 से 7 के बीच में हो सकता है। 1, 2, क्योंकि 7 पीरियड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, यहां पर हमने प्रिंसिपल शेल लिख दिए हैं। अब यहां पर हम लिखते हैं पॉसिबल ऑर्बिटल्स। पॉसिबल ऑर्बिटल्स, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ऑर्बिटल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। और इसके बाजू में हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
देखो बच्चों, कुमार में जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है वो थोड़ा टफ वे में दिया है, मैं आपको यहाँ पर बहुत ही आसान करके दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब याद करो, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल शेल है तो इसके लिए पॉसिबल ऑर्बिटल होगी ओनली 1s, ओनली 1s। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर डबल देन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डबल। अब यहां पर बच्चों 1s ऑर्बिटल है, 1s के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? 1s के अंदर, तो 1s के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होती है, सॉरी 1s के अंदर 1 ही ऑर्बिटल होती है, तो उसका डबल मतलब यहां पर ओनली 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। समझ में आया? जो भी ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसका डबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो आप मुझे सेपरेट मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिनको भी प्रीवियस कंसेप्ट में गड़बड़ी होगा उन लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा समझने में, तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले तो पूरा सेकंड नंबर के चैप्टर का ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पॉसिबल ऑर्बिटल 2 के केस में हो जाएगी 2s और 2p। अब बच्चों 2s में आपको पता है कि कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। p के अंदर और कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए 1 + 3 मतलब कि 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के हिसाब से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 8। यहां पर भी लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब कि यहां पर हो जाएगा 2, ठीक है। 3 के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल, अच्छा यहां पर आपको p कैसे 3 ऑर्बिटल से वो समझना हो तो 2p का मतलब हुआ 2px, 2py और 2pz। 3 में क्या होगा? तो 3s और 3p, ठीक है, 3s और 3p। यहां पर आपके टोटल ऑर्बिटल्स जो हो जाएंगे वो है 1 + 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका डबल 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब कि 8, ठीक है। अब अगर हम 4 की बात करें तो वहां पर 4s और 4p तो है ही, मेरे बच्चों ध्यान से समझना, 4s और 4p तो है ही, इसके साथ साथ अंदर की एक और ऑर्बिटल आ जाती है जिसका नाम है 3d, ठीक है। मैं ये आउफबाउ के एनर्जी लेवल के हिसाब से ऑर्बिटल्स को रख रहा हूं, 4s 3d और 4p। तो 4s के अंदर एक ऑर्बिटल, 3d के अंदर 5, कैसे? dx² - y², dz², dxy, dyz, dzx, टोटल 5 ऑर्बिटल है। तो इसकी 1, इसकी 5, कितनी हुई? 6, इसकी 3, कितनी हुई? 9। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसका मतलब हो जाएगा 18। यहां पर 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर 5 की बात करें बच्चा लोग, तो 5 के अंदर आपके पास 5s और 5p तो है ही, 5s और 5p तो है ही, बट साथ साथ में बराबर यहां पर आपके पास एक और ऑर्बिटल है जिसका नाम है 4d। यहां पर है 4d। तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 + 5 ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी? 1 + 5 6 + 3 9। तो यहां पर भी वही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 18। क्लियर हुआ? यहां पर 6 के अंदर 6s और 6p तो है ही। अब कौन सी ऑर्बिटल आएगी? इससे एक कम वाली d दैट इज 5d और इससे भी एक कम वाली f मतलब कि 4f। d ऑर्बिटल 3 से चालू होती है, f ऑर्बिटल 4 से चालू होती है, इसीलिए इसे लिखा, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी वो समझो। तो यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो है 1 + 5 6 + 7 13 और 3 मतलब कि यहां पर 16 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका डबल मतलब कि यहां पर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पर अगर आप बात करो तो यहां पर 7s और 7p तो है ही, इससे एक कम वाली d मतलब 6p और एक कम वाली f मतलब कि 5f ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहां पर भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 × 16 मतलब कि 32 प्रेजेंट है।
क्लियर हुआ सब लोगों को? यहां पर भी आपके पास 32 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। अब बच्चों एक खास नोट समझ लो, मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को आपको नोट के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, नोट, ठीक है? इस चीज को खास समझ लीजिएगा नोट के अंदर। फॉर सिक्स्थ पीरियड, पहली नोट क्या है? फॉर सिक्स्थ पीरियड देर आर 14 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हम लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं, लेंथेनॉइड्स के नाम से जानते हैं। ये Z इज इक्वल टू 58 से 71 तक है, 58 से लेकर के 71। लेंथेनॉइड के बाद 58 नंबर का जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, ठीक है, सेरियम, बराबर, सेरियम से लेकर के लूटेशियम तक के जो एलिमेंट्स हैं, ये सबके सबको हम लेंथेनॉइड्स, या इतना सिंपल समझो कि लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, उनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। उन लेंथेनॉइड्स को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट पोजीशन दी गई है, नीचे की साइड के ऊपर पोजीशन दी गई है, पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। उसी तरीके से सेकेंड नोट में आपको यह समझना है कि जो सेवेंथ पीरियड है, जो सेवेंथ पीरियड है उसके अंदर भी देर आर 14 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। ये जो है वो Z इज इक्वल टू 90 to 103 तक के एलिमेंट्स हैं। इनको भी हमने पीरियोडिक टेबल में नीचे एक सेपरेट पोजीशन दी गई है। मतलब कि लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स ऐसा एलिमेंट है जिनको पीरियोडिक टेबल में नीचे की साइड के ऊपर एक सेपरेट पोजीशन दी गई है। ये ओवरऑल पीरियोडिक टेबल की बॉडी के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों? तो उसके दो रीजंस हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को कुमार में खास करके ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा करने से पहली चीज, पीरियोडिक टेबल का अननेसेसरी एक्सपेंशन रुकता है। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल का जो बॉडी है वो नीचे से एकदम चौड़ा हो जाएगा, बराबर, अननेसेसरी एक्सपेंशन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमने पीरियोडिक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त एक फंडा दिमाग में क्लियर रखा है। वो फंडा ऐसा है कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आने चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में आने चाहिए। तो उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए हमने पीरियोडिक टेबल के बॉटम पार्ट के ऊपर दो एलिमेंट्स को जगह दी है जिनका नाम है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्लियर हुआ? तो देखो मैंने कुमार के अंदर जो क्वेश्चन दिया था उसको सुपर इजी करके आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बस इतनी चीजें ही लिखने की है इसके अंदर। क्लियर है आप सब लोगों को? चलो बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 2। उसमें ऐसा पूछा है कि हाउ यू वुड जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजेदार है। आपको जस्टिफाई करना है कि पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में, देखो यहां पर लिखा पड़ा है 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। चलो समझाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल के अंदर 5th पीरियड के अंदर आपको 18 एलिमेंट्स है ऐसा प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है? कोई बात नहीं जी, अभी कर देते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है? चलो ध्यान देना। ये पेज नंबर आपको कहां पर दिया है, 2 मिनट में आपको बता देता हूं। ये आपका पेज नंबर है 153, क्वेश्चन नंबर है 2। पेज नंबर है 153 और जो क्वेश्चन नंबर है वो है 2। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स है ऐसा जस्टिफाई करो। 5th पीरियड में मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, 18 एलिमेंट्स है उसको जस्टिफाई करना है। तो चलो समझते हैं। अगर हम 5th पीरियड की बात करें, अगर हम 5th पीरियड की, ये कैसे वो जस्टिफाई करना है, ठीक है? तो अगर हम 5th पीरियड की बात करें तो यहां पर प्रिंसिपल शेल n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? ये हो गई हमारी काम की बात नंबर 1।
दूसरी काम की बात करते हैं कि भाई ऑर्बिटल्स कौन कौन सी पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑर्बिटल्स जो पॉसिबल है वो है 5s, 5p तो है ही, बीच में एक कम वाली d भी आएगी, दैट इज 4d। ठीक है, 5s, 4d और 5p, इतनी 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो थर्ड काम की बात बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बच्चा लोग टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है यहां पर 1, d के अंदर है 5 और p के अंदर है 3, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो पॉसिबल है वो है 9। तो चौथे नंबर में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स। इसका मतलब ये हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आएगा? 18। आंसर क्या आएगा आपका? 18। आई होप ये चीज आपको एकदम ठसोठस क्लियर है दिमाग में। डन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है, अच्छा यहां पर आपको एनर्जी का ऑर्डर भी कभी कभी पूछते हैं, हाँ वो भी ध्यान से समझ लो। एनर्जी का ऑर्डर, तो एनर्जी का ऑर्डर समझाऊं उसके पहले आपको n+l रूल याद करना है। ठीक है, तो अब इसके पहले तो पहले n क्या है और l क्या है वो समझना पड़ेगा। तो n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, l जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो n का वैल्यू और l का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो n का वैल्यू तो आपको दिया हुआ ही होगा, n का वैल्यू जो है वो गिवन है। l का वैल्यू जो होता है वो n-1 के बराबर होता है। 0 to n-1 लिख दो, रेदर से 0 to n-1 तक होता है। किसका वैल्यू? l का वैल्यू। अब समझो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू होता है 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू होता है 3। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज को खास समझ लेना। n आपको दिया हुआ होता है, l जो है वो 0 से n-1 तक होता है। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू है 0, p के लिए है 1, d के लिए है 2, f के लिए है 3। अब n+l रूल की बात करते हैं। भाई n+l रूल क्या है? तो n+l रूल जो है वो ऐसा कहता है कि जिस भी ऑर्बिटल के लिए n और l का सम जितना कम होगा उसकी उतनी एनर्जी कम होगी। क्लियर हुआ? जिसका n+l का सम जितना कम होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। चलो 5s, 5p और 5d के लिए n+l निकालते हैं। यहां पर लिखते हैं ऑर्बिटल और यहां पर लिखते हैं n+l, यहां पर लिखते हैं 5s, यहां पर लिखते हैं 5p और उसके बाद लिख देते हैं 4d। चलो यहां पर 5s, 5p और 4d में तो n तो पता चल ही जाएगा, आगे का जो नंबर होता है वो n होता है। तो लिख देते हैं यहां पर है 5, यहां पर है 5 और यहां पर है 4। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब s के लिए s का वैल्यू निकालते हैं। s के लिए l का वैल्यू क्या है? देखो 0, तो यहां पर हो जाएगा 5 + 0 मतलब कि 5। ठीक है, p के लिए l का वैल्यू क्या है? तो वो है 1, तो इसका मतलब ये हुआ 5 + 1 दैट इज 6। d के लिए l का वैल्यू क्या है? तो वो है 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 + 2 = 6। अरे सर लोचो पड़ी गयो, n+l दोनों के लिए तो सेम है 6, अब क्या करने का? अरे यार सिंपल सी बात है, n+l अगर दोनों के लिए सेम है तो जिसका n जितना कम वो उतनी लो एनर्जी वाली। तो 5p और 4d के लिए सेम n है, सॉरी सेम n+l है 6। तो इन दोनों में से जिसका n कम होगा वो आपकी लो एनर्जी वाली ऑर्बिटल होगी। क्लियर हुआ? तो इन दोनों में से लो वाली कौन सी हो जाएगी भाई? ये। चलो अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी आएगी? 5s की। उसके बाद किसकी एनर्जी आएगी? 4d की। क्यों? वो अभी बताया, n+l रूल जब सेम होता है तब हम लोएस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं, जिसकी n की वैल्यू कम वो लो एनर्जी वाली। तो यहां पर इन दोनों में से l की वैल्यू यहां पर कम है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, सो कम इसमें हुई तो इसकी एनर्जी बाद में आएगी। और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा 5p। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। 5s इज ग्रेटर देन 4d इज ग्रेटर देन 5p। क्लियर हुआ? आई होप ये क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियरेंस मिल गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
इसके अंदर ऐसा दिया है कि 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स है, उसको जस्टिफाई करो। देखो सबसे पहले कुमार के अंदर यहां पर लैम्बडा लिखा हुआ है, वहां पर एल कर दो, गलती दी हुई है। जहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू n-1 लिखा है ना, उसको एल कर दो, एल। ठीक है, आप एल कर दो। उसके बाद आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो फिर आपको पता ही है कि आप प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं आपको हमेशा ही मदद करने के लिए तैयार हूं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। चलो बहुत ही बढ़िया जी, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे लिए। हमें फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो समझना है। ठीक है, कौन से ग्रुप का? फर्स्ट ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो आप लोगों को समझना है। चलो कोई बात नहीं, समझा देंगे जी, बहुत ही आसान चीज है ये तो। ठीक है, वैसे मेरे रहते सब चीजें आसान ही है केमिस्ट्री में, आपके लिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको ऐसा बोला है कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन डिस्कस करो। ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन डिस्कस करो। हमने पीरियड वाइज तो डिस्कस कर लिया, अभी ग्रुप वाइज डिस्कस करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ग्रुप वाइज मतलब फर्स्ट ग्रुप का। हाँ, यहां पर आपको फर्स्ट ग्रुप का ही बोला है ना, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप का ही बोला है। ठीक है, एटॉमिक, ठीक है, चलो डन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कुमार दर्पण के अंदर। ठीक है, कुमार दर्पण के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो ग्रुप वाइज डिस्कस करो। तो हम सबसे पहले यहां पर एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। चलो यहां पर हम उसका एलिमेंट लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं एलिमेंट, और यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। चलो बहुत बढ़िया जी। एटॉमिक नंबर फर्स्ट ग्रुप में, एटॉमिक फर्स्ट ग्रुप में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन आता है। धत तेरी की, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट लिखो। एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। अब वो वाला रूल याद करो अपना, 2 8 8 18 18 32 32। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 8 8 18 18 32, तो यहां पर 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट आपका आएगा 3 + 8, 2 तो होगा नहीं ना, 2 तो होगा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं है इसलिए, तो 2 तो होगा ही नहीं। 8 ऐड कर दो, तो 3 में 8 ऐड किया तो 11 आया। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर में आप 8 ऐड कर दो तो 19 आएगा। इसके अंदर 18 ऐड कर दो तो 37 आना चाहिए। ठीक है, चलो लिख दो जी, यहां पर 18 ऐड कर दिया 37। एक और बार 18 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 55। चलो ये भी लिख दिया, 18 एक और बार भी ऐड कर दिया। अब 2 ऐड और कर दो तो यहां पर हो जाएगा आपका 87। तो ये मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया फर्स्ट ग्रुप का। समझ में आया एटॉमिक नंबर कैसे लिखा? मैंने लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट 3, उसका एटॉमिक नंबर सबको याद होगा। Z = 1 to 30 तक के सब एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो पहला एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 3 वाला, उसके बाद 8 ऐड किया, उसके बाद 8 ऐड किया, उसके बाद 18 18 32 बराबर 32 ऐड किया है एक बार। अब आप बोलोगे दूसरी बार 32 ऐड नहीं करने का? नहीं करने का, अभी बताता हूं क्यों। इसके अंदर 32 ऐड करके देखो, ठीक है, क्या होगा? 9 8 और 3 11। ओ तेरी 119 का तो एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर 32 क्यों ऐड करने का? क्लियर हुआ कि नहीं? बत्ती जली कि नहीं दिमाग की? चलो डन। अभी एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट लिखना तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे। Li Na पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अरे सर जोरदार, कैसे? अरे कुछ जोरदार नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक याद कर लो। लीना करे रब से फरियाद। लीना जो है, लीना नाम की लड़की जो है वो रब से फरियाद कर रही है। क्या फरियाद कर रही है वो लीना को पता है, उसके बारे में हमको जानना नहीं है, लेकिन लीना जो है वो रब को फरियाद कर रही है, इतना पता है। लिथियम, ना सोडियम, करे मतलब पोटेशियम, करे मतलब पोटेशियम एंड रुबीडियम,
से सीजियम, फरियाद, फ्रांसियम। समझ में आया? समझ में आया? चलो डन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तो वही लिख देते हैं 1s2 2s1। अब कुछ लोग मुझे पूछेंगे सर 1s2 को हीलियम लिखो तो क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख देते हैं। चलो इसको अलग लिखता हूं। हीलियम कंप्लीट 2s1, हीलियम कंप्लीट 2s1। अब यहां पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब एक ही ग्रुप के हैं, मतलब उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम ही होगा ना। तो फिर हेलोजन्स लिख दो सब जगह पे। हीलियम के बाद का हेलोजन क्या आएगा? हीलियम का बाद का आएगा नियॉन। ठीक है, इधर नियॉन लिख दो, इधर हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन, फिर आर्गॉन। चलो ठीक है, फिर क्रिप्टॉन, फिर क्सेनॉन, फिर रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन और उसके बाद है आपका रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, क्सेनॉन और रेडॉन। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं हम। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और उसके बाद यहाँ पर आता है क्सेनॉन और उसके बाद यहाँ पर आता है रेडॉन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्यों लिखा आपने? ये हमने हेलोजन के लिख दिए हैं डाउन। ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो सेम ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पर हेलोजन्स को लिखते जा रहे हैं आगे। फिर पीछे यहाँ पर 2s1 है तो थर्ड पीरियड में 3s1 आएगा, फोर्थ पीरियड 4s1, फिफ्थ पीरियड 5s1, सिक्स्थ पीरियड 6s1 और सेवेंथ पीरियड 7s1। चलो बात ही खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया, एलिमेंट का सिंबल लिख दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व। क्लियर हुआ? ये क्यों किया वो खास समझना। यहाँ पर सबके सब एक ही ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उनका आउटर शेल कन्फिगुरेशन सेम होता है, सबसे बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हेलोजन्स लिख दिए, सॉरी इनर्ट गैसेस लिख दिए, हेलोजन नहीं, प्लीज करेक्ट मी, इनर्ट गैसेस लिख दिए सबके सब 18th ग्रुप के। अब उसके बाद यहाँ पर उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर उनका हमने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिख दिया कि भाई सेकेंड पीरियड का है 2s1, थर्ड का 3s1, फोर्थ का 4s1, फिफ्थ का 5s1, सिक्स्थ का 6s1 और सेवेंथ का 7s1। मजा आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड्स हम लोग बच्चा लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। तब तक इस सेशन को बहुत ही अच्छे से स्टडी और रिवाइज दोनों ही कर लेना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो यू आर नोइंग द प्रोसीजर, यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम विद द प्रॉपर प्रोसीजर डिजाइन्ड एट आराध्या क्लासेस। मीनवाइल, thank you very much. Have a nice day to all of you. Thank you. Bye bye.